इसका गठन कब किया गया? सन 1947 को गठन किया गया। वहीं हम बात करें इसकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी थी नागपुर। और बात करें शासन प्रमुख, तो शासन प्रमुख के अंतर्गत 2 अधिकारी थे। पहले अधिकारी का नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि सीएम हुए। और ध्यान रखिएगा, गवर्नर के पद पर कौन बने? ई राघवेंद्र राव हुए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम ए.के. चौधरी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस बाय ए.के. चौधरी में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की स्थापना और पुनर्गठन से संबंधित हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस टॉपिक से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। तो चलिए अपने इस वीडियो लेक्चर में बातचीत प्रारंभ करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो हमने अपने इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक रखा है वह रखा है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन। ओके प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस वीडियो लेक्चर से संबंधित पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अब तक इस टेलीग्राम ग्रुप से लगभग 2000 से अधिक विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। मैं यहाँ पर आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप इस टेलीग्राम ग्रुप से विशेष रूप से जुड़ें ताकि आपको हर एक वीडियो लेक्चर की जानकारी मिल पाए। ओके देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब हम अपने इस टॉपिक में बातचीत करेंगे तो इस बात को आप समझ लीजिए कि हमारी बातचीत किस प्रकार से आगे बढ़नी है। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को समझिएगा कि मध्य प्रदेश के गठन और पुनर्गठन को पढ़ने के लिए हमने इसे 3 कालखंडों में बांटा है। हमने इसे 3 कौन से कालखंडों में बांटा है? पहले कालखंड के अंतर्गत हम 1857 से लेकर 1947 तक की मध्य प्रदेश की स्थिति जानेंगे। दूसरे कालखंड के अंतर्गत हम 1947 से 1956 तक की मध्य प्रदेश की स्थिति देखेंगे। इसके उपरांत तीसरे कालखंड के अंतर्गत 1956 से आज तक की परिस्थितियों को देखेंगे। यहाँ पर आप इस बात को समझिए, जो प्रथम कालखंड है जिसे हमने प्रथम चरण नाम दिए हैं, इस कालखंड में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में अंग्रेजों ने अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ किया। इसके उपरांत उन्होंने किस प्रकार से देसी रियासतों को अपने अधिकार क्षेत्र में या कब्जे में लेना प्रारंभ किया और किस प्रकार से उनके हमारे भारतीय रियासतों से संबंध थे। ओके, द्वितीय कालखंड के अंतर्गत हम यह देखेंगे कि जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय कितनी रियासतें आजाद हुई थीं और उन रियासतों में से कौन कौन सी रियासतों ने भारत में विलय करने के लिए हामी भरी थी, किस प्रकार से हाँ बोला था, और कौन सी ऐसी रियासतें थी जिन्होंने भारत में विलय करने से इनकार किया और किस तरह से हमने उन्हें भारत में विलय कराया था। इसके उपरांत जब हम राज्य स्तर पर आएंगे तो हम यह जानेंगे कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी रियासतें थीं जो बड़ी रियासतें थीं और उन बड़ी रियासतों ने भारत में विलय करने के लिए किस प्रकार से अपनी सहमति दी थी। इसके उपरांत जब हम तीसरे कालखंड में जाएंगे तो यहाँ पर हम यह समझेंगे कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई और मध्य प्रदेश राज्य की जब स्थापना हुई तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था और इस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले, कितने संभाग थे। इसके उपरांत जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम यह देखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ और मध्य प्रदेश राज्य का जब पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर सन 2000 को, उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले और कितने संभाग थे। इसके उपरांत हम मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति को जानेंगे और वर्तमान स्थिति के अंतर्गत हम यह देखेंगे कि वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले किस प्रकार से बने हैं। इसके साथ ही वह कौन से 3 जिले हैं जो प्रस्तावित हैं नए जिले बनने के लिए। इन सारी बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे। ओके, क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बातचीत प्रारंभ करते हैं हमारे पहले कालखंड में, जिसकी अवधि होगी सन 1857 से लेकर 1947 तक की। ठीक है, देखिए इस बात को समझिए, जो हमारा पहला कालखंड हुआ यानी कि पहला जो हमारा चरण था, इसकी जो अवधि है वो 1857 से लेकर आप बताएंगे 1947 तक की है।
लेकिन यहाँ पर हम मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा हमें 1857 की मध्य प्रदेश की स्थिति से कोई मतलब नहीं है। हमें तो केवल यहाँ पर यह देखना है कि 1947 से पूर्व, यानी कि जब भारत आजाद नहीं हुआ है उससे पूर्व मध्य प्रदेश वाले भूखंड में कितनी रियासतें और उनकी संरचना किस प्रकार से थी। ओके, क्लियर है। इस बात को समझने के लिए हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। ओके, हम अपने पहले कालखंड के अंतर्गत यह देखेंगे कि ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। यहां पर आप यह भी जानिए कि मध्यकालीन इतिहास में भारत में 5 बड़ी यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था। उन 5 बड़ी यूरोपीय कंपनियों के नाम थे पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेनिश और फ्रांसीसी। लेकिन इनमें से याद रखना केवल 4 ही कंपनियों ने भारत में अपना अधिक प्रभाव छोड़ा। इसलिए आपको अधिकतर बुकों में मिलता है कि यूरोप से भारत में 4 यूरोपीय कंपनियां आई थी। वैसे आई 5 थी, लेकिन डेनिश कंपनी का उतना प्रभाव नहीं रहा, इसलिए हम 4 को ही मानते हुए चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इन 5 कंपनियों में से जो ब्रिटिशर्स हुए, इन्होंने भारत को अधिक प्रभावित किया, या मैं कह सकता हूं अधिक इन्होंने प्रभाव छोड़ा भारत की पृष्ठभूमि में। इसीलिए हम यह देख रहे हैं कि जो अंग्रेज हैं या ब्रिटिशर्स हैं, उनके कालखंड में हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। सन 1947 से पूर्व मध्य प्रदेश के इस वाले हिस्से में जितनी भी रियासतें थीं, उन्हें अंग्रेजों ने नाम दिया था पश्चिम की रियासतें। ओके, तो पश्चिम की रियासतों के नाम से जानी जाती थीं ये वाली रियासतें, तो इन्हें नाम दिया गया था पश्चिम की रियासतें। रियासतें, इन रियासतों के अंतर्गत मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इंदौर की रियासत और ग्वालियर की रियासत बड़ी रियासतों में से थीं। लेकिन अगर हम देखें टोटल कितनी रियासतें थीं, तो लगभग याद रखिएगा 26 से 27 रियासतें इस वाले भूखंड में थीं सन 1947 से पूर्व। ध्यान रखिएगा, हम इसे डार्क करना चाहेंगे और हाईलाइट करना चाहेंगे। हम किस कालखंड की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं सन 1947 से पूर्व। तो हम बातचीत कर रहे हैं कि सन 1947 से पूर्व इन रियासतों को नाम दिया गया था पश्चिम की रियासतें। ओके, इसके उपरांत अगर हम देखें कि ये वाली जो रियासतें थी जिनको आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, इनको नाम दिया गया था उत्तर की रियासतें। तो इनका नाम था उत्तर की रियासतें। और उत्तर की रियासतों के अंतर्गत मुख्य रूप से जो रियासत थी उसका नाम था बुंदेलखंड की रियासत और बघेलखंड की रियासत। तो उत्तर की रियासतों के अंतर्गत बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को रखा गया था। इसके उपरांत इस वाले भूखंड को नाम दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा पूरब की रियासतें या पूर्वी रियासतें। पूर्वी रियासतें, पूर्वी रियासतों के अंतर्गत जनजातीय रियासतें आती थी या जनजाति बहुल्य क्षेत्र आता था, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इसके उपरांत जो आपको ये वाला बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसे इन्होंने नाम दिए थे, याद रखिएगा, सीपी बरार। इसका पूरा नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ठीक है, तो सीपी बरार, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, यह था। ये क्या थी बताएंगे, पूरब की रियासतें। ये क्या थी, उत्तर की रियासतें। और यह क्या है बताएंगे, पश्चिम की रियासतें। यह नामकरण किसने किया है बताएंगे, अंग्रेजों ने किया है। और यह 1947 से पूर्व की स्थिति है, जब हम आजाद नहीं हुए हैं। अब इस बात को समझिए कि इन रियासतों से अंग्रेजों के संबंध थे किस प्रकार से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें जो पश्चिम की रियासतें हैं, इनसे अंग्रेजों के संबंध किस प्रकार से थे।
इनसे अंग्रेजों के मैत्रीपूर्ण संबंध है। ठीक, यानी कि यह रियासतें वह रियासतें हैं जो अंग्रेजों की सहायक हैं, समय समय पर उनकी सहायता करती हैं। ओके, जो उत्तर की रियासतें हैं, इन रियासतों को भी कहा गया था कि यह अंग्रेजों की, याद रखिएगा, सहायक रियासतें हैं। मतलब इनसे भी अंग्रेजों के संबंध कैसे हैं, अब बताइएगा, मैत्रीपूर्ण संबंध थे। मैत्रीपूर्ण संबंध थे। और अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, जनजाति बहुल क्षेत्र की बात करें या पूर्वी रियासतों की हम बात करें, पूर्वी रियासतों के जो संबंध थे अंग्रेजों से, वो याद रखना कोई बड़े विशेष संबंध नहीं थे। यहां पर अंग्रेजों ने अपनी एक नीति अपनाई थी। उस नीति का नाम था नो इनकम नो एक्सपेंडिचर, यानी कि जहां से आय नहीं है वहां पर खर्च नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा, कोई आय नहीं तो कोई खर्च नहीं, आय नहीं तो ध्यान रखिएगा खर्च भी नहीं। ओके, क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सीपी बरार वाले हिस्से की। तो सीपी बरार में अंग्रेजों का संबंध था प्रत्यक्ष, यानी कि अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से यहां पर शासन करते थे। तो यहां पर इनका संबंध था प्रत्यक्ष, याद रखिएगा, इनका संबंध था। मतलब अंग्रेज यहां पर डायरेक्ट शासन करते थे, यहां पर कोई रियासतदार नहीं थे। जिस प्रकार की रियासतदार आप बताएंगे पश्चिम की रियासतों में थे, उत्तर की रियासतों में थे, यहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन था। टैक्सेशन जो करने का काम था वो अंग्रेजों का ही था। लेकिन अगर हम देखें पश्चिम की रियासतें या उत्तर की रियासतें, तो यहां पर रियासतदार हैं, अर्थात राजे रजवाड़े हैं। और ये नाम मात्र के राजा तो हैं, लेकिन फिर भी आज इनका अस्तित्व विराजमान है। ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह की चीजें हैं। यहां पर आप मुझसे यह जानना चाहेंगे कि सर ये बताइए कि मैत्रीपूर्ण संबंध किस प्रकार से है और प्रत्यक्ष संबंध वाली जो रियासतें, प्रत्यक्ष संबंध से यहां पर मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। यहां पर मैत्रीपूर्ण संबंध से मतलब ये है कि आवश्यकता पड़ने पर जो ये रियासतें हैं वो किसकी हेल्प करेंगी, अंग्रेजों की हेल्प करेंगी। लेकिन यहां पर याद रखना प्रत्यक्ष शासन का मतलब है कि यहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन है, यहां पर कोई राजा नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए। जो आप सब जानते हैं कि 1857 की क्रांति भारत में एक बड़ी क्रांति के रूप में उभरी थी। लेकिन इस क्रांति के विफल होने के अन्य कारणों में से एक प्रमुख जो कारण था वह यह भी देखा जाता है कि इन देशी रियासतों के द्वारा भारतीयों का समर्थन नहीं किया गया, भारतीय क्रांति का समर्थन नहीं किया गया, अंग्रेजों का साथ दिया गया था। और इन रियासतों के द्वारा अंग्रेजों को जो सहायता दी गई थी, उसी के बल पर अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दबा दिया था। अन्यथा याद रखिएगा, हम 1857 में ही आजाद हो गए होते और आज हमारा भविष्य कुछ और ही रहता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर मैत्रीपूर्ण संबंध का मतलब क्या है आप समझ चुके होंगे। ओके, इसके उपरांत हम अपने दूसरे कालखंड की ओर चलेंगे और हमने यह डिस्कस किया था कि जब हम अपने दूसरे कालखंड में आएंगे तो हम यहां पर यह डिस्कस करेंगे कि 1947 में क्या स्थिति थी, भारत आजाद हुआ तो कितनी रियासतें आजाद हुई थीं और उन रियासतों से भारत में कितने पार्ट बनाए गए थे, कितने स्टेट बनाए गए थे और उनसे याद रखना छोटे राज्य किस प्रकार से गठित किए गए थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीय कालखंड जो है इसको हम 1947 से 1956 की स्थिति के अंतर्गत समझेंगे। ठीक है, आप सब जानते हैं कि भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर कितनी रियासतें आजाद हुई थी आप बताएंगे। लगभग 565 रियासतें भारत में आजाद हुई थी। ओके, तो जब भारत आजाद हुआ तो लगभग 565 रियासतें आजाद हुई थी। लेकिन भारत की आजादी किस अधिनियम के माध्यम से दी गई थी, तो आप सब जानते हैं कि भारत को जो आजादी दी गई थी वो याद रखिएगा
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से दी गई थी। ध्यान रखना, भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। किस अधिनियम के माध्यम से मिली है? तो आप बताइएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से दी गई थी। और इसी अधिनियम के माध्यम से भारत में 565 रियासतें आजाद हुई थी। जब हमारे पास में 565 रियासतें आजाद हुई तो इन्हें 3 अधिकार दिए गए थे। आप यह जानना चाहेंगे कि वह 3 अधिकार कौन कौन से थे? तो इसके अंतर्गत यह कहा गया था कि जो भारत की रियासतें हैं वो या तो किस में मिल सकती हैं, पाकिस्तान में, चाहे तो वह किस में मिल सकती हैं, भारत में, चाहे तो वह रियासतें जो है स्वतंत्र भी रह सकती हैं। अब आप बोलेंगे सर, इन रियासतों को स्वतंत्र रखने का मतलब क्या था? देखिए समझिए, अंग्रेज यह चाहते थे कि जो भारत में 565 रियासतें हैं, यह रियासतें कहीं ना कहीं छोटे छोटे खंडों में डिवाइड हो जाएं, छोटे छोटे देशों में बढ़ जाएं, और याद रखना यह आपस में ही लड़ते रह जाएं, जिसकी वजह से इनको कहीं ना कहीं आगे चलकर भी लाभ मिलता रहेगा। दैट्स वाई इन्होंने, याद रखना, इनको स्वतंत्र करने वाला पॉइंट रखा था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, अब इनमें से कुछ रियासतें तो कहां पर गई? आप बताएंगे पाकिस्तान वाले भूखंड में गई। एक मिनट रुक जाइए। पाकिस्तान वाले भूखंड में गई। पाकिस्तान, ध्यान रखना, केवल ये नहीं बना था, पाकिस्तान ध्यान रखिएगा यहां पर भी बना था। ठीक है, ये पाकिस्तान था। इस पाकिस्तान को जानते थे हम पश्चिमी पाकिस्तान, और इसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। ओके, तो कुछ रियासतें पूर्वी पाकिस्तान में गई, कुछ रियासतें गई, आप बताएंगे, पश्चिमी पाकिस्तान में। ठीक है, आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं, इसको हम बोलते थे अपना पश्चिमी पाकिस्तान, और इसको हम बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा, जो 1971 में आकर बना बांग्लादेश। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ भारत की ऐसी रियासतें थी जो भारत में विलय करने से इनकार कर रही थी, जिसके अंदर भारत की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी। इसके बाद में बताएंगे आप जम्मू एंड कश्मीर थी, जो फ्री रहना चाहती थी, जो आजाद रहना चाहती थी, जो ना तो पाकिस्तान में ना ही भारत में विलय करने की इच्छुक थी। और एक और रियासत थी जिसका नाम था जूनागढ़। तो याद रखना, यह राष्ट्रीय स्तर पर 3 ऐसी रियासतें थीं जिन्होंने भारत में विलय करने से इनकार किया। देखिए समझिए, यहाँ पर हम राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गठन नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम मध्य प्रदेश का गठन पढ़ रहे हैं। इसीलिए हम इनकी स्टोरी बाद में जानेंगे कि किस प्रकार से इनका भारत में विलय हुआ था। इसे हम किसी अन्य वीडियो लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आप एक एक लाइन याद करिएगा कि हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाया गया था किस आधार पर? तो आप बताइएगा, पुलिस कार्यवाही के आधार पर। तो हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय हुआ पुलिस कार्यवाही के आधार पर, और इस कार्यवाही का नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया विलय पत्र के आधार पर, और जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया जनमत संग्रह के आधार पर। ओके, तो इस तरह से ये जो 3 बड़ी रियासतें थी, इन्हें हमने भारत में मिलाने का प्रयास किया। ठीक है, ओके, क्लियर है। इसके उपरांत जानिए कि भारत किस प्रकार से बना। तो ध्यान रखिएगा, भारत इस प्रकार से बना। यह तो था पूर्वी पाकिस्तान, और यह था बताएंगे पश्चिमी पाकिस्तान, और यह रहा हमारा प्यारा भारत देश। इस प्रकार से गठित किया गया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का। ओके,
चलिए अब हम यह समझना चाहेंगे कि भारत की आजादी के समय मध्य प्रदेश में कौन कौन सी रियासतें थीं और उन रियासतों का भारतीय संघ में किस प्रकार से विलय किया गया। प्यारे विद्यार्थियों समझिएगा, जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, इस समय भारत के अंदर जो कुछ प्रमुख रियासतें थीं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। यहां पर थी, याद रखिएगा, जिसको आप बोलेंगे इंदौर रियासत, होलकरों की रियासत। यहां पर थी आप बताएंगे ग्वालियर की रियासत, जो बड़ी रियासत थी। इसके उपरांत हम बात करें तो यहां पर थी बुंदेलखंड की रियासत। यहां पर थी आप बताइएगा बघेलखंड की रियासत। और इसके उपरांत आप सब जानते हैं कि यहां पर था पार्ट ए, अंग्रेजों का यहां पर सीधा शासन था, इसीलिए यह सीधे तौर पर भारत को प्राप्त हुआ था। तो यहां पर तो हमें कोई दिक्कत थी ही नहीं। हमने बातचीत प्रारंभ करी इन रियासतों के भारत में विलय से। सबसे पहले बातचीत प्रारंभ की गई इंदौर की रियासत से, अर्थात आप बताएंगे होलकर वंश से। होलकर वंश से जिस समय इन रियासतों को भारतीय संघ में विलय करने की बातचीत प्रारंभ हुई, तो याद रखिएगा इन रियासतों के द्वारा बहुत सारी डिमांड रखी गई कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ के माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल यह जानते थे कि पहले इनका विलय होना अनिवार्य है, पहले ये एक बार विलय कर लें और उसके बाद फिर हम जैसा चाहे वैसा हम अपना नियंत्रण कर सकते हैं इन क्षेत्रों में। और इस तरह से जो इंदौर की रियासत थी, इससे बातचीत प्रारंभ की गई और अंततः इंदौर की रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ। इसी प्रकार से ग्वालियर के सिंधिया परिवार से बातचीत प्रारंभ की गई। सिंधिया परिवार से बातचीत प्रारंभ की गई और सिंधिया परिवार ने भी भारत में विलय करने को लेकर अपनी हामी दे दी। ठीक है, इसके उपरांत ध्यान रखिएगा, इसके उपरांत ध्यान रखिएगा बुंदेलखंड की रियासत, बुंदेलखंड की रियासत, और याद रखिएगा जो बघेलखंड की रियासतें हैं, बघेलखंड की रियासतें हैं, इनसे भी बातचीत की गई और अंततः आप बताएंगे इन रियासतों ने भी भारत में विलय करने को लेकर अपनी अपनी हामी दे दी। ठीक है, लेकिन यहां पर अभी एक स्टेट है जिसका नाम है भोपाल स्टेट। भोपाल स्टेट से बातचीत प्रारंभ की गई। इस समय भोपाल स्टेट के जो नवाब थे इनका नाम था हबीबुल्लाह, इनका नाम था हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह ने भारत में विलय करने से इनकार कर दिया। इनका कहना था कि नहीं, हम यहां पर स्वतंत्र रहेंगे, हम फ्री रहना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है। अंततः सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रयास किया कि भाई देखिए, आप भारत के बीचों बीच में हैं, लगभग आप इस प्रांत के भी बिल्कुल बीच में पड़ रहे हैं, आप किस प्रकार से फ्री रह पाएंगे, आपको भारत में विलय कर लेना चाहिए। और अंततः यह फ्री रहने को लेकर अपनी जिद पर अड़े रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी नीति बनाई और नीति बनाने के उपरांत ध्यान रखिएगा इसके विलय के लिए भारतीय सेनाओं को इसकी सीमा पर पहुंचाया। जब भारतीय सेनाएं भोपाल की सीमा पर पहुंची तो भारतीय सेनाओं के द्वारा नवाब हबीबुल्लाह को एक लेटर पहुंचाया गया कि कल सुबह प्रातः काल भारतीय सेनाएं आप पर आक्रमण कर देंगी, आपका क्या निर्णय है बताइए। और जैसे ही ये लेटर वहां तक पहुंचा तो नवाब हबीबुल्लाह का रिस्पांस यह था कि हम भारत में किसी भी कीमत पर विलय नहीं करेंगे, हम आपसे लड़ेंगे। इसके उपरांत सुबह प्रातः काल भारतीय सेनाओं ने फिर से एक संदेश पत्र पहुंचाया और उन्होंने कहा कि 2 घंटे के अंदर हमारी सेनाएं आप पर आक्रमण कर देंगी, आपका अंतिम निर्णय क्या है। अंततः भोपाल ने कहा नहीं, अब हम फ्री नहीं रहेंगे, अब हम पाकिस्तान में विलय करेंगे। मतलब ये बीच में बैठे हैं और बीच में बैठकर बोल रहे हैं कि अब हम जाएंगे पाकिस्तान में विलय करेंगे। भारतीय सेनाओं ने आक्रमण करने से 15 मिनट पहले फिर से एक संदेश पत्र के माध्यम से बातचीत की और कहा कि अब हम आप पर अंततः आक्रमण करने के लिए विवश हैं, आपने हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है, अब बताइए कि आपका अंतिम निर्णय क्या है। और इसके उपरांत जो हबीबुल्लाह साहब का उत्तर आया वह तो सबको चौंकाने वाला था।
उसमें कहा गया कि नहीं नहीं, हम भारत में विलय करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है, हमने कभी मना किए ही नहीं। और अंततः ध्यान रखिएगा हफीजुल्लाह साहब ने भारत में विलय करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी और इस तरह से भोपाल का भी अब बताएंगे भारत में विलय हुआ। अब इस बात को समझिए कि इन छोटी छोटी रियासतों से कितने प्रकार के स्टेट बनाए गए, कितने प्रकार के प्रांत बनाए गए, इसको लेकर बातचीत करनी है। ग्वालियर की रियासत, इंदौर की रियासत जैसी बड़ी रियासतों और कुछ छोटी रियासतों को मिलाकर इस वाले हिस्से को बनाया गया था। आप बताइएगा पार्ट बी, ये बना था पार्ट बी। इसके उपरांत भोपाल और बताएंगे बुंदेलखंड, बघेलखंड को मिलाकर बनाया गया पार्ट सी। तो ये बना, ध्यान रखना, पार्ट सी। और आप सब जानते हैं जो हमारा नीचे वाला स्टेट था इसको कहा गया पार्ट ए। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार से गठित किए गए पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ओके, चलिए इसके लिए एक प्रॉपर मैप देखते हैं। तो ये रहा आपका प्रॉपर मैप। ध्यान रखिएगा इंदौर की रियासत, उज्जैन की रियासत और अगर हम देखें तो ग्वालियर की रियासत, इनको मिलकर बनाया गया था पार्ट बी। ध्यान रखिएगा। और ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने बनाए थे पार्ट नंबर ए और ये वाला हिस्सा कहलाया बताएंगे पार्ट सी। ओके, क्लियर है। चलिए इनके नामकरण पे भी बातचीत कर लेते हैं। इनको हमने कहा है पार्ट, याद रखिएगा, बी। तो इस वाले भाग को कहा गया पार्ट बी और पार्ट बी का नाम रखा गया था मध्य भारत। इसे ही कहा गया मध्य भारत। ध्यान रखिएगा इस वाले हिस्से को कहा गया पार्ट सी, पार्ट सी। और पार्ट सी को ही नाम दिया विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, जिसके अंतर्गत बुंदेलखंड और बघेलखंड जैसी बड़ी बड़ी रियासतें थीं। और याद रखना इसके नीचे जो ये वाला क्षेत्र था इसे कहा गया पार्ट ए, पार्ट ए। और इसे कहा गया था सीपी बरार, थे सीपी बरार। तो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा भोपाल का विलय किसमें हुआ था? तो भोपाल का विलय हुआ था बताइएगा पार्ट सी में। ठीक है, इसके उपरांत हम चर्चा करेंगे कि इन पार्ट का गठन कब किया गया, इनकी राजधानी क्या रखी गई थी और इनके प्रशासनिक प्रमुख कौन थे। ठीक है, तो इन पे हम बातचीत करते हुए चलेंगे। इसके लिए हम एक अगली स्लाइड लेना चाहेंगे। अगली स्लाइड ये रही। चलिए अब बातचीत हम अपनी प्रारंभ करते हैं। तो इस पार्ट का नाम क्या था प्यारे साथियों? तो इस पार्ट का नाम था पार्ट ए, पार्ट ए इसका नाम था। ओके, प्राचीन नाम हमने क्या देखे थे? प्राचीन नाम था इसका सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार। ध्यान रखिएगा इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया सन 1947 में। तो सन 1947 में ही इसका गठन कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था। तो जैसे ही भारत से अंग्रेज गए तो सीधे सीधे भारत सरकार को ये प्रांत हमें प्राप्त हो गया था। ठीक है, बात कर लेते हैं कि इसकी राजधानी क्या रखी गई थी। इसकी राजधानी रखी गई थी, अब बताइएगा, नागपुर। तो नागपुर ध्यान रखिएगा इसकी राजधानी थी। अगर हम बात करें कि इसके शासन प्रमुख कौन थे तो ध्यान रखिएगा इसके शासन प्रमुख में मुख्यमंत्री के पद पर चुने गए पंडित रविशंकर शुक्ल जी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी याद रखना चुने गए। और अगर हम बात करें गवर्नर के पद पर, राज्यपाल, तो गवर्नर के पद पर नियुक्ति की गई थी ई राघवेंद्र राव। यहां पर आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं इसे ऊपर लिखना चाह रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके इस पार्ट के सीएम कौन थे आप बताइएगा? पंडित रविशंकर शुक्ल जी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी हुए। और अगर आपसे पूछे कि इस प्रांत के राज्यपाल या गवर्नर कौन थे तो आप बताइएगा ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव याद रखिएगा यहाँ के गवर्नर थे। तो आपने क्या क्या यहाँ पर देखा? आपने देखा कि इस पार्ट का नाम क्या था? तो इस पार्ट का नाम रखा गया पार्ट ए,
पार्ट ए, इसका गठन कब किया गया? सन 1947 को गठन किया गया। वहीं हम बात करें इसकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी थी नागपुर। और बात करें शासन प्रमुख, तो शासन प्रमुख के अंतर्गत 2 अधिकारी थे। पहले अधिकारी का नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि सीएम हुए। और ध्यान रखिएगा गवर्नर के पद पर कौन बने? ई राघवेंद्र राव हुए। ओके, चलिए अब बात करते हैं पार्ट बी की। प्यारे विद्यार्थियों, ये है हमारा पार्ट बी, जिसके अंदर बड़ी रियासतों में कौन सी आएगी? इंदौर की रियासत और ग्वालियर की रियासत। पार्ट बी की चर्चा करें तो इसका नाम है पार्ट बी। और पार्ट बी को ही एक उपनाम भी दिया गया था, आप सब जानते हैं, इसी का उपनाम था मध्य भारत। का गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा, 28 मई 1948। 28 मई 1948 को इसका गठन किया गया। अगर हम देखें इसकी राजधानी, तो ध्यान रखिएगा इसकी राजधानी थी 2। पहली राजधानी थी इंदौर और दूसरी राजधानी आप बताइएगा ग्वालियर। पहली राजधानी इंदौर और दूसरी थी बताएंगे ग्वालियर। 6 माह के लिए राजधानियां बनाई गई थी। अगर हम बात करें शासन प्रमुख की, शासन प्रमुख की, सीएम के पद पर चुने गए लीलाधर जोशी, लीलाधर जोशी। और ध्यान रखिएगा राज्यपाल के पद पर चुने गए तख्तमल जैन जी की, तख्तमल जैन जी की। ओके, क्लियर है। तो अगर आपसे पूछे पार्ट बी के बारे में, तो पार्ट बी का उपनाम क्या था? मध्य भारत। इसे ही नाम दिया गया था मालवा यूनियन। ओके, इसका गठन किस डेट में हुआ है? तो ध्यान रखिए इसका गठन किया गया 28 मई 1948 को। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी 2 राजधानियां थी, आप बताइएगा इंदौर और ग्वालियर। तो इसकी 2 राजधानी थी, इंदौर और ग्वालियर इसकी राजधानी थी। अगर पूछे शासन प्रमुख की बात करें, तो शासन प्रमुख के पद पर, सीएम के पद पर चुने गए थे लीलाधर जोशी और गवर्नर के पद पर चुने गए थे तख्तमल जैन। ओके, क्लियर है। चलिए अब बातचीत करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी का गठन कब किया गया? तो ध्यान रखना इसका गठन किया गया 12 मार्च 1948 को। ध्यान रखिए 12 मार्च 1948 को इस पार्ट का गठन किया गया था, लेकिन 35 रियासतें आपस में मिली थीं 5 अप्रैल 1948 को। 5 अप्रैल 1948 को कितनी रियासतें आपस में मिली थीं? आप बताइएगा। 35 रियासतें आपस में मिली थीं। ओके, क्लियर है। अगर हम बात करें इसके उपरांत कि इस पार्ट की राजधानी क्या थी, तो इस पार्ट की राजधानी रखी गई थी रीवा। ठीक है। और अगर हम बात करें शासन प्रमुख की, तो शासन प्रमुख के पद पर सीएम बनाए गए शंभुनाथ शुक्ल, शंभुनाथ शुक्ल जी। तो शंभुनाथ शुक्ल जी की नियुक्ति की गई थी, याद रखिएगा, सीएम के पद पर। ठीक है। अगर बात करें हम इस पार्ट की, तो इस पार्ट की चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा इसी पार्ट सी को नाम दिया गया था विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश। तो विंध्य प्रदेश किसका नाम था? तो ध्यान रखना पार्ट सी का ही नाम था। ठीक है। इसके उपरांत हम बातचीत करना चाहेंगे भोपाल स्टेट की। प्यारे साथियों, इस पूरे प्रदेश में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तो था ही था, लेकिन एक स्टेट भी था जिसे हमने जाने हैं भोपाल स्टेट के नाम से। अगर हम बात करें भोपाल स्टेट के नवाब कौन थे, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसके नवाब थे हबीबुल्ला।
ध्यान रखिएगा, हबीबुल्ला जी की सहमति से अप्रैल सन 1949 में भोपाल भारत का हिस्सा बना। लेकिन ध्यान रखिएगा, भोपाल एक अलग स्टेट के रूप में था, ये पार्ट सी में नहीं था। अब यहाँ पर यह बात निकल कर आती कि भोपाल पार्ट सी का हिस्सा कब बना। तो ध्यान रखिएगा, भोपाल पार्ट सी का जो हिस्सा है वो 1 जून 1949 को बना। तो ध्यान रखना, भोपाल स्टेट भारत में कब विलय हुआ है, आप बताएंगे अप्रैल 1949 को। लेकिन याद रखना, पार्ट सी का हिस्सा कब बना है, तो आप बताइएगा 1 जून 1949 को यह पार्ट सी का हिस्सा बना। ओके, क्लियर है चीजें। चलिए एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ना चाहेंगे। हमने यह देखा कि पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था सन 1947 को। राजधानी क्या रखी गई थी, तो इसकी राजधानी रखी गई थी नागपुर। और अगर हम बात करें शासन प्रमुख की, तो शासन प्रमुख के पद पर कौन कौन नियुक्त हुए थे, तो सीएम के पद पर नियुक्त हुए थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी, और गवर्नर के पद पर नियुक्त हुए थे ई राघवेंद्र राव। ओके, पार्ट ए का पुराना नाम क्या था बताएंगे, सीपी बरार। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी की बात करें तो ध्यान रखना, इसका उपनाम क्या था, तो इसका उपनाम था मध्य भारत, या इसे बोलते थे मालवा यूनियन। ठीक है।